हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। अ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1, 2, 3 respectively along the diagonals of the faces of the cube which meet at the particle. Find their resultant. स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा बस आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की ज़रूरत है, वरना ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपको रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, क्योंकि आप जानते हैं कि SI यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है। तो कहता है 3 फोर्सेस हैं 1, 2, 3 न्यूटन की। आपने इन तीनों फोर्सेस का क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फोर्स वेक्टर। क्या चाहिए हमें? फोर्स वेक्टर। 3 फोर्सेस हैं तो एक फोर्स F1 हो जाएगी, एक फोर्स F2 हो जाएगी, एक फोर्स F3 हो जाएगी। अब हमें उन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमें उनका वेक्टर निकालना है और फिर तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये फोर्सेस हैं कहाँ पर? एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्यूब। क्यूब का वर्ड लिखा हुआ है। क्यूब का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड, मैंने पहले भी बताया था, सॉलिड का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप। तो क्यूब एक सॉलिड है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप है, और ऐसा 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्यूब का मतलब ये होता है। तो असल में क्यूब जो है वो उसके जो सारी जो होते हैं फेसिस होते हैं वो असल में क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की भी क्या होती हैं? चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अब ये बात तो समझ में आ गई आपको कि क्यूब क्या होता है, क्यूब किस तरह बनता है, ये बता दिया मैंने आपको। अब कहता है अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो कि कहाँ पर है? एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब पर, और उसके ऊपर 3 फोर्सेस जो हैं वो हमला कर रही हैं, यानी कि 3 फोर्सेस ऐड कर रही हैं। एक 1 न्यूटन है, एक 2 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है। और ये क्या कहता है? ये कहाँ पर है? अलॉन्ग द डायगनल्स ऑफ द फेसिस। ये जो फोर्सेस हैं ये किस जगह पर हैं? अलॉन्ग द डायगनल्स ऑफ द फेसिस। फेसिस का मतलब क्या होता है? क्यूब के फेसिस क्या होते हैं? स्क्वायर। तो अलॉन्ग द डायगनल्स ऑफ द फेसिस ऑफ द क्यूब विच मीट एट द पार्टिकल, जहाँ पर वो पार्टिकल के ऊपर अटैक कर रही हैं तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर। फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो टॉपिक वही आ गया कंकरेंट फोर्सेस का, क्योंकि कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं? अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, सिंगल पॉइंट से पास हो रही हो, तो उसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया इस सवाल में, क्योंकि क्यूब का जिक्र है तो इसलिए मैंने एक क्यूब बना लिया, और 3 डायमेंशनल है तो हमें 3 एक्सिस चाहिए। एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए, एक जेड एक्सिस चाहिए। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए होता है। तो अब हमने 3 एक्सिस ड्रॉ कर लिए। हमने कहा कि भाई ये पॉइंट जो है हमारा वो ओरिजिन है। ओरिजिन से ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस बना दिया, यूजुअली इसी तरह बनाया जाता है। ओरिजिन से ये वाली लाइन को वाई एक्सिस कह दिया, और ओरिजिन से ये वाली लाइन को जेड एक्सिस कह दिया। ये आपको नज़र आ रही हैं। ये मैं आपको अलग से भी बना के दिखा देता हूँ। ये जेड है, ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, और ये जेड है, सॉरी ये एक्स है। तो असल में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है। लेकिन जब x, y और z एक्सिस बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर x बनाते हैं, यहाँ पर y बनाते हैं, और यूँ z बनाते हैं। असल में मसला ये है कि ये 3 डायमेंशनल शेप है ना, और मेरे बोर्ड का जो ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये 2 डायमेंशन है। तो
2 डायमेंशन के ऊपर, 2 डायमेंशनल फेस के ऊपर 3 डायमेंशनल शेप नहीं बन सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये लाइन असल में यूँ नहीं है, ये लाइन ऐसे जा रही है या ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसको हमने सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह बना दिया। चलें, तो इन शॉर्ट जब हम x, y और z एक्सिस की बात करते हैं तो हम x यहाँ लेते हैं, y यहाँ लेते हैं और z यहाँ पर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये आपका पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हो, यानी कि x की वैल्यू भी ज़ीरो, y की वैल्यू भी ज़ीरो और z की वैल्यू भी ज़ीरो। अब देखें मैंने किया क्या है, मैंने इसको, ये आपका क्यूब है, अगर आप गौर से देखें ये आपका क्यूब है, इसका नाम अगर मैं रखूँ क्यूब का तो ये क्या है, AGBDCEA, ये आपका बन गया क्या, क्यूब। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं इसके, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इस दैट क्लियर? बात क्लियर हो गई कि ये क्यूब कैसे बना। इसके बाद अंदर वाली चीज़ें क्या हैं, मैं इसकी बाद में बात करता हूँ। तो मैंने लिखा है इन द डायग्राम। अब मुझे ये नहीं पता था इस क्वेश्चन के अंदर कि इस क्यूब की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, तो मैंने उनकी लेंथ सपोज कर ली कि भाई ये यूनिट क्यूब है। यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1 है, और क्यूब है तो सारी लेंथ 1 है, यानी कि ये सब 1 1 1 1 चल रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इन द डायग्राम द कॉर्नर्स हैव द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स वेयर O इज़ द ओरिजिन एंड वी हैव अ यूनिट क्यूब। O ओरिजिन है और मेरे पास क्या है, यूनिट क्यूब है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये है O, एक ये है मेरे पास A, एक मेरे पास B है, एक G है, एक D है, एक C है और एक E है। अब मुझे इन तमाम के क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओरिजिन से। O मेरे पास क्या है, ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर तीनों एक्सिस मीट कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के ऊपर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0। पहली वैल्यू x, दूसरी y, तीसरी z। अब बात करते हैं a की। a अगर आप गौर से देखें तो किस एक्सिस के ऊपर है, a जो है यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर है तो इसमें a का वैल्यू 1 होगा। और आप जानते हैं कि एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो हम सिर्फ उस एक्सिस की वैल्यू को लेते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1, y की 0, z की 0। अब बात करते हैं b की। b कहाँ पर है, आप गौर से देखें y एक्सिस के ऊपर है। तो y एक्सिस के ऊपर है तो y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0। और आपको जानते हैं ये 1 क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने यूनिट क्यूब लिया है। यूनिट क्यूब का मतलब है लेंथ 1 है इसकी, सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम c की। c कहाँ पर है, c है हमारे पास z के ऊपर। तो z के ऊपर है तो x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 और z का वैल्यू 1। तो देखें c का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 1। अब बात करते हैं हम d की। d में आप गौर से देखें तो d जो है वो कहाँ पर है, D जो है वो ना x एक्सिस के ऊपर है, ना y एक्सिस के ऊपर है, ना z एक्सिस के ऊपर है। D हमें नज़र आ रहा है y z एक्सिस के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो अगर D आपको नज़र आ रहा है ये y z एक्सिस के ऊपर, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का तो 0 हो गया और y का क्या है 1 एक्सक्यूज़ मी, और z का क्या है 1। अब बात करते हैं हम E की। E हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें E हमें नज़र आ रहा है Z और X एक्सिस के ऊपर। Z और X एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है। तो देखिए X का वैल्यू 1, Y का वैल्यू 0 और Z का वैल्यू 1 आ गया। अब बात करते हैं हम F की। अच्छा, इसका एक और भी अंदाज़ है, ये तो मैं आपको एक समझाने के चक्कर में बता रहा हूँ कि इस तरह देख लें, लेकिन इसका एक और भी अंदाज़ है, अभी बताता हूँ मैं आपको। F का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है F का वैल्यू। अब आप F को देखें गौर से। F एक ऐसी प्लेस के ऊपर है, जैसे मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आम एक्सिस की बात करते हैं। अगर ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 1 है तो हम क्या बोलते हैं, ये जगह जो है वो क्या है, 1 1 है। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें तो F जो है वो एक ऐसी प्लेस के ऊपर है जहाँ पर तीनों
लाइंस आपस में आन के मिल रही हैं, क्योंकि देखें ना यहाँ पर ये दो लाइंस मिल रही हैं ना, तो यहाँ पर देखें हम ये y की लाइन भी मिल रही है, x की लाइन भी मिल रही है, z की लाइन भी मिल रही है। तो जहाँ पर तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं और आप जानते हैं कि हर पॉइंट की ओरिजिन से लेंथ कितनी है, 1 है। तो जब हर पॉइंट की ओरिजिन से लेंथ 1 है तो f के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 1 1। अब बात करते हैं g की बात करते हैं। f का तो आपको क्लियर हो गया 1 1 1 है। अब बात करते हैं g की। g अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छा अब ये x और y एक्सिस का चक्कर तो है नहीं इसका, तो अब g को अगर आप देखें तो g जो है वो x से कितना दूर है, 1 दूर है। g जो है वो y से कितना दूर है, 1 दूर है। और g z के ऊपर आ ही नहीं रहा किसी भी सूरत में, क्योंकि कोई लाइन z की मिल नहीं रही, तो इसलिए z का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह आप इस बात को याद रखिएगा। ये डायग्राम 100% मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेजरमेंट करके नहीं बनाई, लेकिन इतनी बना दी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आपने इन तमाम जो कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम के जो है वो तमाम के नहीं बल्कि कुछ के हम जो है वो वेक्टर्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी आपको बताता हूँ, 1 सेकंड में। पहले वेक्टर निकालता हूँ फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं OD का वेक्टर। पुरानी वाली बात है, OD के वेक्टर का मतलब क्या होता है, पहले D का लिखेंगे माइनस फिर O का लिखेंगे। D का क्या है 0 1 1, O का क्या है 0 0 0, माइनस कर देंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 0 1 1। और इसको अगर I J K की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0i प्लस 1j प्लस 1k। तो इसको हम लिख देते हैं, 0 को नहीं लिखते, j प्लस k आ गया। सिमिलरली अब हम निकालते हैं OE का। OE हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, 1 0 1 माइनस 0 0 0। सही है जनाब। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 1 0 1 रिपीट हो जाएगा, और 1 का मतलब है i, 0 का मतलब है j, 1 का मतलब है k, तो i प्लस k आ गया। अब हम निकालते हैं OG मेरे पास क्या है 1 1 0 माइनस 0 0 0। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये OG मेरे पास क्या आ गया 1 1 0 आ गया। 1 का मतलब है i, 1 का मतलब है j और 0 का मतलब है k, तो ये हो गया i प्लस j। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी, क्या आखिर हमने OD, आखिर हमने OE, आखिर हमने OG क्यों निकाला। बात यह है कि हम निकालना चाहते हैं इसके डायगोनल्स के वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा उसने बोला हुआ है इस एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 3 रिस्पेक्टिवली अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द फेसिस। बल्कि मुझे इसको लिखना भी नहीं चाहिए यहाँ पर, अभी मैं नहीं लिख रहा, इसको बाद में बात करेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये OD आ गया, OE आ गया, OG आ गया। अब OD का अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास OD आ रहा है, और OE यहाँ पर जो है वो ये आ रहा है। मैंने OE बनाया नहीं था, मैं OE बना देता हूँ, क्लियरिफिकेशन के लिए। ये OE आ गया, OG भी बना देते हैं, ये OG भी बन गया जनाब, ये हमारे पास बन गया। तो ये हो गया हमारे पास OE, और ये हो गया हमारे पास OG, और ये हो गया हमारे पास OD। पहले इसको बना देते हैं, ये आ गया। अब देखिए दिस इज़ बेस्ट, इसको भी हटा देते हैं, ये गलत बन गया था थोड़ा सा, इसको भी हटा देते हैं। अब ये आ गया हमारे पास। तो ये इसकी वजह ये है कि OD इसलिए निकाला, वेक्टर चाहिए था OE और OG, और हमने स्टार्टिंग में सपोज़ क्या किया था कि जो पार्टिकल है वो किस जगह पर है, ओरिजिन के ऊपर बैठा हुआ है। तो 3 फोर्सेस ओरिजिन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, ये हमने तीनों वेक्टर्स निकाल लिए। अब हम निकालते हैं इन तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। आप जानते हैं अगर मैं OD का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, J का कोफिशिएंट क्या है 1 1 का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट क्या है 1 1 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो OD का हमारे पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2।
स्टूडेंट आपने OD का निकाला, अगर आप OE का निकालेंगे मैग्नीट्यूड वो भी √2 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप OE का निकालेंगे, OG का निकालेंगे तब भी √2 आएगा। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि OD, OE, OG जो है वो बराबर हैं और ये तीनों क्या हैं, √2 हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स की। सबसे पहले हम निकालते हैं OD का यूनिट वेक्टर। OD का यूनिट वेक्टर क्या होगा, OD का मैग्नीट्यूड अपॉन OD का वेक्टर अपॉन OD का मैग्नीट्यूड। OD का वेक्टर कितना है, J प्लस के, मैग्नीट्यूड √2 पहले ही निकाल चुका हूँ। अब हम निकालते हैं OE का यूनिट वेक्टर। OE के यूनिट वेक्टर का नाम मैंने नाम क्या दे दिया, B। तो ये हो जाएगा मेरे पास OE का वेक्टर अपॉन OE का मैग्नीट्यूड। OE का वेक्टर मेरे पास क्या है, I प्लस के अपॉन OE का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, √2। अब हम बात करते हैं OG के यूनिट वेक्टर की। OG का यूनिट वेक्टर क्या होगा, OG का वेक्टर अपॉन OG का मैग्नीट्यूड। तो OG का वेक्टर मेरे पास क्या है, I प्लस जे अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, वही √2। अच्छा, अब मैंने OD का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं कहता हूँ 1 है, और एक मिनट, OE का जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास वो 2 है, और OG का जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास 3 है। कैसे पता लगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1 2 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात और, वही पुरानी वाली बात जो मैंने क्वेश्चन 2 में बताई थी कि वाई वी नीड टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में जो है वो रिक्वायरमेंट है कि हाउ वी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, उसके लिए काइंडली क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं इतना बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर इसलिए निकाला जाता है कि हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, हमें एक फुल फ्लैश वेक्टर चाहिए होता है। और हम ये बात जानते हैं कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास फुल फ्लैश वेक्टर आ जाता है। तो देखें मैंने क्या किया, टू फाइंड द फोर्सेस F1, F2, F3। F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, F1 का मैग्नीट्यूड है 1, इसको इस OD के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय OD का यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है, J प्लस के अपॉन √2। और 1 से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो F1 मेरे पास आ गया J प्लस के अपॉन √2। अब बात करते हैं F2 की। F2 ये F1 है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास F2 है और ये आपके पास F3 है। तो F2 का मैग्नीट्यूड, F2 का वेक्टर क्या होगा, F2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय F2 का यूनिट वेक्टर, वो उसका नाम मैंने क्या रखा है, OE है, ये मैं निकाल चुका हूँ, I प्लस के अपॉन 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय I प्लस के अपॉन √2, ये हो जाएगा 2 इंटू I 2I 2 इंटू के 2 के अपॉन में क्या आ गया, √2। अब हम बात करते हैं F3 की। F3 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय F3 का यूनिट वेक्टर क्या है, यह आपके सामने लिखा हुआ है OG, जिसका नाम मैंने रखा है C कैप। तो I प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय I प्लस J अपॉन √2, 3 इंटू I 3I 3 इंटू J 3J अपॉन में क्या लिखा हुआ है, √2। अब मेरे पास तीनों जो है वो वेक्टर्स आ गए हैं, F1 F2 F3 आ गए हैं। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 का मेरे पास वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है J प्लस के अपॉन √2 प्लस F2 का मेरे पास वैल्यू क्या है, 2I प्लस 2 के अपॉन √2 प्लस F3 का मेरे पास वैल्यू कितना है, 3I प्लस 3J अपॉन √2। तो इन तीनों का अब हम ले लेते हैं √2 एलसीएम। यहाँ पर क्या बचेगा, J प्लस के प्लस 2I प्लस 2K प्लस 3I प्लस 3J, सबका एलसीएम ले लिया। तो देखें गौर से, 3I और 2I कितना होता है, 5I, और 3J और 1J कितना होता है, 4J, और 2K और K कितना होता है, 3K। 5I प्लस 4J अपॉन प्लस 3K अपॉन √2, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा, और करके मैंने लिखा है, इसको मैंने कर दिया 1 अपॉन √2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5, 4, 3। यही आंसर इस सवाल का बुक में आ रहा है, 1 अपॉन √2, 5, 4, 3। सो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बिल्कुल भी ऐसी बातें जहन में नहीं लाया करें कि यार ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा लिहाजा हम इसको छोड़ दें। हो सकता है इस दफ़ा एग्ज़ाम में आ जाए। चलें फ़र्ज़ कर लें, मैं एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, सही है, नहीं आता,
लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस दफ़ा एग्ज़ाम में आ गया, आप कोई जस्टिफिकेशन देंगे? आप ये कहेंगे कि यार ये क्या हो गया? या आप बोर्ड वालों से जाके, इंटर बोर्ड वालों से जाके लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते आप, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है। तो जो चीज़ सिलेबस का हिस्सा होती है वो चीज़ लाजमी आपको करनी पड़ती है। और दूसरी बात क्या है कि लेट सपोज़ ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन आगे आने वाली लाइफ में ये सवाल कितना काम आएगा। जब आप हायर लेवल के ऊपर कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे, अलजबरा पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरह से। इन बातों में नहीं आया करें कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ना इन बातों में आया करें कि ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। अब हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 सवाल रह गए। कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में ये 2 सवाल भी हो जाएं, तो इसके साथ ही हमारा 9.7 कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये चैप्टर नंबर 9 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप तमाम बच्चों से हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आपको बहुत टाइम पे मिल जाता है। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक ही ना करें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उनसे कहें कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपकी 100% रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है। कॉन्फिडेंटली बोलें। देखें ना बच्चा क्या है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 2 100% अपलोडेड है, चैप्टर नंबर 3 100% अपलोडेड है, 4 100%, 5 100%, 6 100%, 7 8 100%, और अब चैप्टर नंबर 9 100% अपलोडेड होने के लिए जा रहा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 रह जाएगा, वो भी इंशाल्लाह विदिन अ वीक कम्प्लीट हो जाएगा। तो फिर तो आपका 100% सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा ना। तो यही तो हमारे चैनल की ब्यूटी है और आपने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं मोटिवेट होता जा रहा हूँ, काम होता जा रहा है। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।